तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि रजिस्टर क्या होता है और उनका जो जनरल रोल क्या है। एक्चुअली अबाउट द रजिस्टर्स मीन्स के हाउ दे आर रिप्रेजेंटेड, व्हाट इज देयर रोल एंड वो क्या साइज का होता है। तो in this lecture we will describe regarding the types. Firstly, the categorization of register will be discussed. Then from each and every category I will explain the function and purpose of registers. तो जैसा कि अर्लियर हम डिस्कस कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स में जो मेन हमारी कैटेगरीज हैं वो ये हो सकती हैं कि जनरल पर्पज रजिस्टर्स, और ये शायद मैंने थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया था नेटवर्क इशू होने के पहले। तो जनरल पर्पज रजिस्टर दैट मीन्स यूजर विजिबल रजिस्टर्स, that means user can use these registers of the CPU by writing the program in low level language, that is in assembly language of the CPU. So directly user can access and use these registers for their own programming purpose. They are the general purpose registers. Second one is the flag and status condition code registers. तो अभी तो क्या है कि हम कैटेगरी डिफाइन कर रहे हैं और इस कैटेगरी में बाद में हम हर एक रजिस्टर को डिफाइन करेंगे। तो इसमें अभी थोड़ा 30 सेकंड वेट करो, आई एम जस्ट कमिंग। जो ये कैटेगरी लिखी हुई है फ्रॉम ईच एंड एवरी कैटेगरी I will describe the registers. तो जनरल पर्पस जैसे मैंने बताया, इसी तरह फ्लैग स्टेटस कंडीशन रजिस्टर्स होते हैं जिन्हें हम कंडीशन कोड रजिस्टर बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी या मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस में जो फ्लैग्स जनरेट होते हैं, जैसे है हमारा और कैरी है, ऑक्सिलरी कैरी है, पैरिटी है, जीरो है, साइन है, नॉन जीरो है। फॉर ऑल दीज डिसीजन मेकिंग द corresponding bits can be stored inside this flag and status register. Third one is the special purpose or program control registers. So special purpose means कि CPU reserves these registers for their own operation. मतलब उनका रोल फिक्स है, they cannot be used by the general programmer. And next is the input output registers. तो input output register जैसे कि नाम से क्लियर है, used for the input output purpose. That means used for taking input or output from IO devices. And here is the segment registers. So this is somewhat advanced registers जिनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सेगमेंट रजिस्टर से मीनिंग है कि जो हमारा मेमोरी है, मेन मेमोरी, दैट इज सपोज टू बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स: कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, हीप सेगमेंट एंड स्टैक सेगमेंट। तो नाउ आफ्टर दिस कि जो हमारे ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स जो ये हैं, इनको भी एक बार हम कैटेगराइज कर लेते हैं। स्पेशल पर्पस रजिस्टर और प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर्स जो मेनली है हमारे वो इतने टाइप के हैं। फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स है, दैट मींस यूज्ड फॉर हैंडलिंग द फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस। जैसा मैंने उसमें बताया था कि जब ALU बताया था, तो हमारा जो नॉर्मल ALU होता है दैट इज यूज्ड फॉर हैंडलिंग द
decimal, that means non floating point of value. बट जब फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के एल्गोरिथम और इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो एलयू के साथ एक और यूनिट होता है फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट, एफपीयू। तो इसी तरह जो मॉडर्न प्रोसेसर्स हैं हमारे, उनमें फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस के लिए अलग से रजिस्टर्स इंप्लीमेंट होते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स, ये स्टोर कॉन्स्टेंट्स फ्रीक्वेंटली यूज वैल्यूज, ये हमारे जैसे कि नाम से क्लियर है। Now come to this program counter. Program counter is that register which stores the address of the next instruction to be executed. जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है वो इंस्ट्रक्शन तो IR रजिस्टर में होगा, जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो इन सब रजिस्टर्स को हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। Here my purpose is to explore you the names of the special purpose or program control registers. Stack pointer used to store the address of the stack whenever stack is created in memory, or inbuilt stack is there inside the CPU. ये हम CPU जब आर्किटेक्चर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि तो उसमें जो हम डिस्कस करेंगे तभी स्टैक पॉइंटर उसमें और डिटेल में आएगा। बेस रजिस्टर है, that is used to hold the base address of a segment. Instruction register used to hold the complete instruction. Memory address register, जैसा नाम से क्लियर है, used to hold the memory address. CPU को मेमोरी से रीड करना है, राइट करना है, मेमोरी से कंटेंट्स एक्सेस करने हैं, तो उस जिस मेमोरी से CPU को एक्सेस करना है डेटा और कंटेंट्स और एनीथिंग एल्स फ्रॉम मेमोरी, तो ये memory address register, MER register, will hold the address of that memory location from which the data need to be read out or the data need to be written after processing by the CPU. And memory buffer register, earlier I described this. memory से कुछ भी read या write होगा तो जो contents read होगा, मेमोरी से देखो रीड राइट होगा तो एड्रेस किस एड्रेस से रीड राइट होगा वो तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में रहेगा, MER में। लेकिन उस मेमोरी एड्रेस से क्या कंटेंट्स रीड होके आएगा या उस एड्रेस पर क्या कंटेंट्स राइट होना है, दैट विल बी हेल्ड बाय द मेमोरी बफर रजिस्टर। लास्ट में हमारा जो कुछ सिस्टम है जो जनरल पर्पज रजिस्टर्स को भी यूज करते हैं इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, but we are generalizing the architecture of that means registers from all the architectures of all the available CPUs. जरूरी नहीं कि सभी CPUs प्रोसेसर्स में ये सारे रजिस्टर हों, बट हमने यहाँ पे जो कवर किया है वो सारी वैरायटी ऑफ के CPU को कवर किया हुआ है। तो आगे चलते हैं। जो स्पेशल पर्पज रजिस्टर को हम डिस्क्राइब कर रहे थे तो उसमें जो मेन रजिस्टर, उसमें कुछ रजिस्टर ये भी होते हैं हमारे, जैसे एक्यूमुलेटर है तो वो जनरल पर्पज रजिस्टर भी कहलाता है, जैसे यहाँ पे लास्ट लाइन लिखी ना। तो एक्चुअली जो कैटेगरी है रजिस्टर्स की वो एकदम डिस्क्रीट नहीं है। That means some of the registers can be used for both of the purpose also. So accumulator is the register from Intel processors, or basically they were introduced in the earlier processor 8085, 8086, 8088. So accumulator is that register which stores the result of ALU operation as well as used for one of the operands for ALU. ALU के जो operands होते हैं उनमें एक ऑपरेंड AC रजिस्टर में होता है, दूसरा स्टेटस रजिस्टर है जिसको हम प्रोग्राम स्टेटस वर्ड या प्रोसेसर स्टेटस वर्ड भी बोलते हैं। तो ये स्टेटस रजिस्टर जो है दैट इज यूज्ड टू होल्ड द फ्लैग्स। जो अभी हमने फ्लैग की बात की थी कि जो फ्लैग जनरेट होते हैं कि कैरी, पैरिटी, ऑक्सिलरी कैरी और साइन, जीरो एक्सेट्रा,
तो ये जो हमारे फ्लैग्स जनरेट होते हैं, दैट विल बी स्टोर्ड बाय द स्टेटस रजिस्टर। देन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर मैंने अभी डिस्क्राइब किया है, उसके बाद प्रोग्राम काउंटर भी डिस्क्राइब किया है। इसके बाद हम लास्ट मतलब कुछ टाइम बाद इन सभी रजिस्टर को थोड़ा और डिटेल में डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे। बफर रजिस्टर, जैसे अभी मैंने बताया, मेमोरी बफर रजिस्टर टेम्परेरी स्टोर्स डेटा फ्रॉम द मेमोरी और टू बी रिटन टू द मेमोरी। तो आगे चलते हैं, जनरल पर्पज रजिस्टर और प्रोग्रामेबल रजिस्टर्स। तो जनरल पर्पज का जैसे आइडिया मैंने अभी बताया, सो रीड आउट दीज पॉइंट्स, they are easy to understand and then I will let you explain all these points. Okay, so these ये रीड आउट कर लिया होगा चारों पॉइंट। तो जनरल पर्पज रजिस्टर कुछ पॉइंट्स मैंने बता चुका हूं कि जो प्रोग्रामर के लिए, यानी प्रोग्रामर कैन डायरेक्टली एक्सेस दीज रजिस्टर्स बाय राइटिंग द इंस्ट्रक्शन इन लो लेवल प्रोग्रामिंग ऑफ दैट सीपीयू। तो प्रोग्रामर के थ्रू ये एड्रेस हो सकते हैं फॉर द सोर्स और डेस्टिनेशन बोथ। मतलब हम इन रजिस्टर्स में अपनी मेमोरी से डेटा को स्टोर कर सकते हैं। असेंबली लैंग्वेज के थ्रू हम डेटा को डायरेक्टली मेमोरी एड्रेस पर स्टोर कर सकते हैं, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास मेमोरी में स्टोर करने का कंट्रोल नहीं है। वी आर राइटिंग, वी आर डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स एंड आफ्टर डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स कंपाइल करते हैं। कंपाइलर इन वेरिएबल्स के लिए मेमोरी लोकेशंस एसोसिएट करता है। व्हाइल इन असेंबली लैंग्वेज हम अपने प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट के थ्रू किस वैल्यू को किस मेमोरी लोकेशन पे डालना है, वी कैन डायरेक्टली राइट। तो इसी तरह किस वैल्यू को, क्या डेटा को किस रजिस्टर में स्टोर करना है, किस मेमोरी से किस रजिस्टर में लाना है, रजिस्टर से मेमोरी में लाना है, वो हम डायरेक्टली अपना लो लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन से इनको एक्सेस कर सकते हैं। अब हमें जो जरूरत होती है असेंबली लैंग्वेज लिखने की, वो उस बात की जरूरत होती है कि जब हम किसी प्रोसेसर की भाषा में जाके या लैंग्वेज में जाके उसकी लैंग्वेज में जब लिखेंगे, तो हमें उस प्रोसेसर के सारे ऑपरेशन कोड हमें मालूम होना चाहिए। वी मस्ट हैव द कैटलॉग ऑफ द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ दैट प्रोसेसर। अपार्ट फ्रॉम दैट, उस प्रोसेसर के सारे रजिस्टर्स के नाम मालूम होने चाहिए। मतलब उस प्रोसेसर के कॉन्फ़िगरेशन और आर्किटेक्चर के बारे में हमें मालूम होना चाहिए, जो कि हमारा एक्चुअल कंप्यूटर आर्किटेक्चर में मैंने बात की थी कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर बेसिकली रिफर्स और कंसर्न विद द प्रोग्रामर्स पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोग्रामर्स पर्सपेक्टिव के हिसाब से हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। तो सीपीयू का क्या आर्किटेक्चर है, क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या एएलयू का इंटरकनेक्शन क्या है, और कितने उसमें रजिस्टर्स हैं और कितने इंस्ट्रक्शंस हैं, और हर इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट क्या है, ये हमें मालूम होना चाहिए। उसके लिए हमारे पास मैनुअल होता है सीपीयू। देन ओनली वी विल बी एबल टू प्रोग्राम इन दैट सीपीयू। तो जनरल पर्पज रजिस्टर की जो बात हो गई, दे विल एक्ट एज ए वेरिएबल रजिस्टर। तो सारे एज ए इंस्टेंटेनियस और इंस्टेंट वेरिएबल्स की तरह वर्क करते हैं, बट यूजर कैन हैव द डायरेक्ट कंट्रोल टू जनरल पर्पज रजिस्टर। दिस इज द मेन थिंग। और इफ नॉट, देन कंपाइलर जो जनरेट करता है इंस्ट्रक्शन, अगर यूजर नहीं लिख रहा है उनको डायरेक्ट, तो कंपाइलर, जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे, कंपाइलर पे जनरेट द इंस्ट्रक्शंस, लो लेवल इंस्ट्रक्शन। तो कंपाइलर जो जनरेट करेगा उन इंस्ट्रक्शंस में कंपाइलर डायरेक्टली जनरल पर्पज रजिस्टर को पुट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंस्ट्रक्शन है add r1, r2. Add is the operation code of the instruction for addition or for summation, and r1 and r2 are two registers from that CPU architecture. तो CPU आर्किटेक्चर के हिसाब से ये भी डिफाइंड होता है कि अगर तुम दो वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो दो वैल्यू उनके लिए बहुत सारे ऑपरेशंस कंपाइलर मतलब लो लेवल इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा।
हमने तो केवल क्या है, वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए हैं हाई लेवल लैंग्वेज। जब इसको कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर उन वेरिएबल्स के लिए मेमोरी लोकेशन असाइन करेगा, और जब समेशन की बात आएगी सी इक्वल्स टू ए प्लस बी की, तो उन मेमोरी लोकेशन से कंपाइलर वो अब कंपाइलर का काम खत्म है। जब लो लेवल इंस्ट्रक्शंस जनरेट हो गए तो कंपाइलर का काम खत्म। अब जब एग्जीक्यूशन की बारी आएगी तो लोडर जो सॉफ्टवेयर होता है ओएस का पार्ट, दैट विल कंप्लीटली स्टोर द लो लेवल प्रोग्राम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम फ्रॉम द हार्ड डिस्क टू द मेन मेमोरी, और मेन मेमोरी से अब ये कंप्लीट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन सीपीयू के अंदर आएगा, और जो डेटा है या इंस्ट्रक्शंस हैं वो सब स्पेसिफाइड रजिस्टर्स में आएंगे, और जो डेटा होंगे वैल्यूज होंगी वो मेमोरी लोकेशन से पर्टिकुलर रजिस्टर्स में आएंगी, और उन रजिस्टर्स में आएंगी जो कंपाइलर ने हमें जनरेट करके इंस्ट्रक्शन दिया है। तो उन इंस्ट्रक्शन में वैल्यू स्टोर होंगी, और वो जब वैल्यू स्टोर होंगी तो वो एएलयू में जाएंगी समेशन के लिए, दो वैल्यू उन दो रजिस्टर से, और फाइनल जो रिजल्ट आएगा एएलयू से वो किसी एक रजिस्टर में स्टोर होगा। तो उसके लिए कंपाइलर जनरेट करता है लो लेवल इंस्ट्रक्शंस। तो अब इसमें आई थिंक इसमें जो चारों पॉइंट्स हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो मेमोरी से दो वैल्यू, जैसे सी इक्वल्स टू ए प्लस बी स्टेटमेंट है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, तो ये क्या स्टेटमेंट डिक्टेट कर रहा है, कंपाइलर इसको ऐसे एक्सप्लेन करेगा ना लो लेवल में कि ए और बी मेमोरी लोकेशन से दो वैल्यू उठा के सीपीयू के अंदर ले जाओ और एएलयू को प्रोवाइड करो, एएलयू से जो रिजल्ट आया उसको किसी रजिस्टर में स्टोर करो, रजिस्टर से वो वैल्यू वापस लाके मेमोरी बफर रजिस्टर के से होते हुए सी वेरिएबल के करेस्पॉन्डिंग मेमोरी लोकेशन पर फिर से जाके स्टोर कर दो। यही मतलब है सी इक्वल्स टू ए प्लस बी जो हमने लिखा है, लेकिन कंपाइलर इसको बहुत सारा एक्सप्लेन करके वहां लो लेवल में जनरेट कर देगा, जिससे सीपीयू विल अंडरस्टैंड दिस। तो ये जो फर्स्ट लाइन का मतलब है वो यही है कि जो आर्गुमेंट्स हैं या वैल्यू बेटर वी कैन से, वो फैच्ड फ्रॉम मेन मेमोरी एंड रिजल्ट इज रिटर्न टू मेन मेमोरी। किसी भी इंस्ट्रक्शन से सी इक्वल्स टू ए प्लस बी से अगर तुम इसको सिंपल समझो तो फैच्ड मींस कि मेमोरी से दो वैल्यूज आई, और किन मेमोरी लोकेशन से आएंगी, जो वेरिएबल ए और बी के करेस्पॉन्डिंग कंपाइलर ने जनरेट किए। अब उन दो मेमोरी लोकेशन से वैल्यू आके दो रजिस्टर में आएंगी, जो कि फिर कंपाइलर ने जनरेट किया हुआ है कि उस मेमोरी से किस रजिस्टर में वैल्यू जाएगी। तो दो रजिस्टर में वैल्यू जाएंगी, वो रजिस्टर अटैच होंगे एएलयू से, एएलयू उनको लेगा और एएलयू उनको एडर को देगा। एडर विल ऐड दीज टू वैल्यू एंड विल प्रोड्यूस सम रिजल्ट, जो कि किसी एक रजिस्टर में स्टोर होगा, और उस रजिस्टर से वो वैल्यू फिर मेमोरी बफर रजिस्टर में आएगी। मेमोरी बफर रजिस्टर से बसेस के थ्रू फिर मेमोरी लोकेशन पर सी वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन पर जाएगी। सो दिस इज द कंप्लीट ऑपरेशन regarding C equals to A plus B statement. And similar operation will be corresponding to all the arithmetic and logical operations. तो हमने तो केवल क्या है एक लाइन लिख दी, लेकिन उसमें तो बहुत सारा काम कंपाइलर ने पहले जनरेट किया, फिर सीपीयू ने उसमें बहुत सारा काम किया। इधर से इस लोकेशन से वैल्यू लाए, उस लोकेशन से लाए, फिर उनको दो रजिस्टर में स्टोर किया, फिर रजिस्टर से एडर को दिया, एडर ने ऐड किया, फिर एक किसी रजिस्टर में स्टोर किया जनरल पर्पज में, फिर उस रजिस्टर से वो वैल्यूज हमारी वापस मेमोरी बफर रजिस्टर में जाके फिर बसेस के थ्रू फिर मेमोरी लोकेशन पर पहुंच गई। तो किसी भी प्रोग्राम, जो भी हम प्रोग्राम चलाते हैं, उसके लिए जो ऑपरेंड्स हैं वो मोस्टली इन रजिस्टर्स में स्टोर होते हैं। तो सीपीयू के अंदर जितने रजिस्टर्स होते हैं उसके हिसाब से जो ऑपरेंड्स हैं स्टोर होते जाते हैं। जब एक टाइम ऐसा आता है जब कोई रजिस्टर खाली नहीं हो और कुछ और ऑपरेशन या इंटरमीडिएट ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट हो, तो इंटरमीडिएट ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट है या रजिस्टर फ्री नहीं है, जनरल पर्पज रजिस्टर की बात कर रहे हैं, तो रजिस्टर फ्री नहीं है, तो नाउ सीपीयू क्या करेगा, किसी रजिस्टर को फ्री करेगा जिससे कि हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो सके। तो उस रजिस्टर को फ्री करने के लिए हो सकता है कि उस रजिस्टर में जो वैल्यू हो फिर कुछ टाइम बाद यूज होनी हो, जैसे समेशन का रिजल्ट है सपोज किसी रजिस्टर में, लेकिन वही समेशन का रिजल्ट या किसी एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमें आगे कहीं और यूज करना है, तो सीपीयू उसको होल्ड रखेगा जब तक कि वो रजिस्टर अवेलेबल है या उस रजिस्टर की जब तक रिक्वायरमेंट नहीं।
और जब रजिस्टर की रिक्वायरमेंट आई तो उस रजिस्टर से वो मेमोरी में वापस कॉपी कर देगा उस वैल्यू को, और मेमोरी में कॉपी कर देगा। फिर कभी बाद में जब जरूरत पड़ेगी मेमोरी से, तो फिर मेमोरी से वो वैल्यू लाके फिर सीपीयू फिर फैच करेगा, फिर यूज करेगा। तो आगे चलते हैं। जनरल पर्पज रजिस्टर के एग्जांपल्स मैंने दो यहाँ पे लिखे हुए हैं, दो पर्टिकुलर मशीन के। जैसे एचपी मशीन का लिखा हुआ है, जिसमें एचपी वर्क स्टेशन है, तो 32 जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं जो कि एक सिंगल नंबर को होल्ड कर सकते हैं। कभी कभी दो स्मॉल साइज के जीपीआर, जनरल पर्पज रजिस्टर जीपीआर, विल बी कंबाइंड टुगेदर टू होल्ड द बिग डेटा। जैसे अगर 16 बिट डेटा स्टोर करना है, या लेट्स से 64 बिट डेटा यूज करना है, और रजिस्टर हमारे 16 बिट के हैं, तो 4 16 बिट रजिस्टर आपस में मिलके और उस 64 बिट डेटा को होल्ड कर लेंगे। अब डेटा को 4 रजिस्टर होल्ड कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। एक्चुअली डेटा यहाँ पे क्या है, हमारा केवल बिट ही तो है। अगर 64 बिट हैं तो 16 के 4 पार्ट में डिवाइड करके 4 रजिस्टर में होल्ड करना है। कोई ये तो है नहीं कि उसमें वो इंफॉर्मेशन है या आधा कटा जा रहा है आधा इधर है, टोटल बिट्स ही है, और उस हिसाब से असेंबली लैंग्वेज के हिसाब से वो सीपीयू के द्वारा यूज हो जाएगी, क्योंकि सारे रजिस्टर तो कंबाइंड है ही सीपीयू के अंदर। तो अब हम आते हैं कि जनरल पर्पज रजिस्टर क्या स्टोर करता है। वैसे तो मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है जीपीआर रजिस्टर क्या स्टोर करता है, तो ये लिखा हुआ है स्टोर, जैसे इंस्ट्रक्शन ऑपरेंड्स हैं। ऑपरेंड्स मतलब वैल्यू जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म होना है। एएलयू रिजल्ट, एएलयू ने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, मतलब एएलयू ने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, मतलब एएलयू के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उसने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो जीपीआर में ही आएगा। डेटा या एड्रेस वो भी जीपीआर में जाएगा। डेटा एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर एक्चुअली कंसेप्ट जो है वो 8085 से आया था इंटेल प्रोसेसर से, जिसका कंसेप्ट ये है कि दिस इज अटैच्ड विद द एएलयू, और जो भी दो ऑपरेंड्स होंगे उनमें एक ऑपरेंड, अगर ऑपरेशन में दो ऑपरेंड यूज हो रहे हैं तो एक ऑपरेंड हमारा एक्यूमुलेटर में होगा। अगर एक ही ऑपरेंड यूज हो रहा है, जैसे हमें किसी कोई स्टेटमेंट हमने दिया जो कंप्लीमेंट करना है हमें किसी वैल्यू को, या वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, या उसका रिवर्स, तो उसमें एक ही ऑपरेंड है, तो वो एक्यूमुलेटर में आएगा, और एक्यूमुलेटर से एएलयू वैल्यू लेगा, और एक्यूमुलेटर से वैल्यू लेके जब ये रिजल्ट प्रोसेस हो जाएगा एएलयू के द्वारा, तो फिर वापस एक्यूमुलेटर में फिर रिजल्ट को स्टोर कर देगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एएलयू एक्यूमुलेटर। और एड्रेसिंग के लिए सेगमेंट रजिस्टर यूज होते हैं। सेगमेंट जैसे मैंने बताया था कि 4 सेगमेंट्स यूज होते हैं। लेटर वी विल टॉक अबाउट दिस सेगमेंट। नाउ रीड आउट दिस स्लाइड। कुछ पॉइंट मैंने इसमें बता ही दिया है तुम लोगों को, इसमें नया कुछ नहीं लिखा है। जो सेकंड पॉइंट है कि अगर हमारे रजिस्टर कम होंगे तो ऑब्वियसली ये सीपीयू को मेमोरी से ज्यादा रेफरेंस करना पड़ेगा। लेकिन अगर डिजाइनर जो है नंबर ऑफ रजिस्टर्स बढ़ा देता है तो भी ये जरूरी नहीं कि मेमोरी रेफरेंस कम होगा। रजिस्टर्स जितने भी होते जाएंगे सीपीयू के अंदर वो क्या है, सारे ऑक्यूपाई होते जाएंगे मेमोरी के डेटा से। जैसे हमारा मोबाइल है, कितनी ही मेमोरी ले लो, हमारा डेटा उसमें सेव होता रहेगा। एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि जब हमें कोई नया डेटा अगर स्टोर करना है तो हम सोचेंगे पुराना कौन सा डेटा या कौन सी फोटो या वीडियो डिलीट किया जाए। वही चीज जीपीआर के थ्रू, तुम कितने भी जीपीआर इंस्टॉल कर लो, मतलब डिजाइन कर लो सीपीयू के अंदर, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब मेमोरी से जो डेटा आएगा उनके लिए रजिस्टर फिर भी कम पड़ जाएंगे, लाइक द मोबाइल जो मैंने एग्जांपल दिया। तो दिस इज द थिंग रिगार्डिंग
जनरल पर्पज रजिस्टर। आगे चलते हैं। इसमें कुछ नया नहीं है। एक्चुअली जो जनरल पर्पज रजिस्टर हैं तो कुछ सीपीयूज ऐसे होते हैं कि वो ट्रू जनरल पर्पज हैं या रिस्ट्रिक्टेड हैं। रिस्ट्रिक्टेड मींस कि डिपेंडिंग ऑन सीपीयू टू सीपीयू कि तो उसमें क्या करते हैं कि बाय राइटिंग द लो लेवल प्रोग्राम वी कैन इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रोग्रामर ऑप्शंस। वो सीपीयू की असेंबली लैंग्वेज में ही होते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और प्रोग्रामिंग ऑप्शंस करने के लिए। तो आगे चलते हैं इसमें। डेटा रजिस्टर्स आर जीपीआर। डेटा रजिस्टर सिंपली फॉर होल्डिंग द डेटा। बात वही है, दे आर यूज्ड बाय द प्रोग्रामर टू स्टोर डेटा। और जो मैंने कॉम्बिनेशन की बात की थी कि अगर ज्यादा लंबा डेटा हमें यूज करना है तो वी कैन not we but by writing our programming instruction we can combine two registers of a small capacity into a single one. अब आते हैं कंट्रोल एंड फ्लैग यानी स्टेटस रजिस्टर्स। तो फ्लैग और स्टेटस रजिस्टर्स का जो था कंसेप्ट वो मैंने बताया था कि these are used by the CPU to control its operation। सीपीयू का जो ऑपरेशन है उसको कंट्रोल करना मतलब जो फ्लैग जनरेट हुआ है यानी इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के दौरान एएलयू के ऑपरेशन के दौरान जो हमारे फ्लैग्स जनरेट होते हैं तो दिस इज यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो फॉर इट्स प्रिविलेज्ड प्रोग्राम टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ओएस में मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इट रिजाइड्स ऑलवेज मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में हमेशा रहता है ओएस। कुछ पार्ट मेन मेमोरी का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम के लिए रिजर्व होता है जिसमें यूजर अपना प्रोग्राम रन नहीं करा सकता है। अब ये क्या है कि जब हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं तो ये हमें देखना नहीं है, इट्स नॉट आवर टास्क, इट विल बी डिसाइडेड बाय द कंपाइलर, लोडर, लिंकर, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आर देयर while we are writing program in low level language, so we need to consider these segments. That means we should not access the operating system memory। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम यानी लो लेवल प्रोग्राम की बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज की तो वी कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू इनटू सम मेमोरी लोकेशन। तो वो चीज हमें टेक केयर करनी होती है कि वी शुड नॉट गो इनटू द ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी। अभी हमारे पास 10 मिनट हैं। तो कंट्रोल एंड फ्लैग यानी स्टेटस रजिस्टर्स, अभी हम आते हैं उस पॉइंट पर। तो जो ये कंट्रोल एंड फ्लैग रजिस्टर है हमारे, तो ये बेसिकली इंडिविजुअल बिट्स के लिए हैं, यानी जो हमारा एएलयू ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है उनका उसका जो रिजल्ट आया। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कोई कंट्रोल स्टेटमेंट लिखा, हमने लिखा इफ आई इज ग्रेटर देन 5, तो ये इंस्ट्रक्शंस, ये जो कंडीशन है इस कंडीशन पे डिपेंडेंट, मतलब कि इफ आई ग्रेटर देन 5 ये हमारा एग्जीक्यूट कैसे होगा। आई की वैल्यू तो सपोज करो कि हमने चाहे कीवर्ड से ले रहे हैं या कैसे भी ले रहे हैं, तो आई की वैल्यू के लिए एक आई अगर हमारा वेरिएबल है तो उसके लिए कंपाइलर ने मेमोरी लोकेशन जनरेट की होगी और कंपाइलर ने जो मेमोरी लोकेशन जनरेट की होगी उस मेमोरी लोकेशन से आई की वैल्यू आएगी, वो कंपेयर होगी 5 से बाय यूजिंग द कंपैरेटर इनसाइड द एएलयू। कंपैरेटर से आई कंपेयर होगा 5 से, तो अब कंपेयर होगा दोनों वैल्यू को, तो जो डिसीजन लेना है वो किस बेस पे लेना है, दैट विल बी टेकन बाय द फ्लैग। अगर ये कंडीशन ट्रू मिलती है, कंपैरेटर कंपेयर करेगा तो इंडिकेशन कैसे देगा कंपैरेटर कि वैल्यू जो आई की है वो 5 से ग्रेटर है नहीं, बाय इन्फॉर्मिंग बाय जनरेटिंग ए फ्लैग बिट 1 और 0। तो कंपैरेटर विल जनरेट द बिट 1 और 0, दैट मींस एएलयू का जो रिजल्ट आया वो यही तो आया कि या तो 1 है या 0 है, तो 1 इंडिकेशन आया, तो वो दिस 1 विल और 0 विल indicate as a true or false condition. This is the simple logic.
रिगार्डिंग फ्लैग। तो अगर हमारा रिजल्ट है 0 आता है नॉन जीरो, जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ते हैं 0 नॉन जीरो ट्रू फॉल्स, दैट विल बी इंप्लीमेंटेड लाइक दिस वे बाय यूजिंग द फ्लैग। जैसे हमें इफ लिखा हमने कोई कंडीशन, अब उस कंडीशन पे डिपेंडेंट दो डिसीजन लेने हैं ना सीपीयू को, कि अगर कंडीशन ट्रू है तो एक ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है, कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है। तो कंपाइलर इसको कैसे जनरेट करेगा इंस्ट्रक्शन को, कि अगर फ्लैग बिट 1 है आती है रिजल्ट की, तो सीपीयू एक मेमोरी लोकेशन पर जाएगा, अगर फॉल्स आती है तो दूसरे मेमोरी लोकेशन पर जाएगा। भाई जो हमने इफ ब्लॉक लिखा है, एल्स ब्लॉक लिखा है, उसका बेसिक मतलब क्या है आफ्टर कंपाइलेशन, कि जो इफ ब्लॉक है that means set of instructions at one memory location, else block means set of instructions at another memory location। तो अगर फ्लैग बिट हमारी ट्रू आती है यानी 1 आती है, तो कंपाइलर इस तरह इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा कि सीपीयू कंट्रोल कहां भेजेगा, इफ के साथ जो इंस्ट्रक्शंस ब्लॉक है उस मेमोरी लोकेशन पर, अगर फॉल्स आती है तो एल्स ब्लॉक वाली मेमोरी लोकेशन पर भेजेगा और उस मेमोरी लोकेशन से एग्जीक्यूशन अब स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो फ्लैग बिट हैं, दे कैन नॉट बी सेट बाय द प्रोग्रामर्स, दे आर जनरेटेड ड्यूरिंग द ऑपरेशंस ऑफ द सीपीयू। सीपीयू के इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन के दौरान एएलयू के थ्रू जो जनरेट होंगे, जैसे कैरी है, अगर कैरी आया, जैसे हम ऐड कर रहे हैं तो एडर, फुल एडर, हाफ एडर विल यूज द कैरी। तो कैरी जो आया उसका इंडिकेशन कैसे होगा, कैरी है या नहीं है, उसका 1 या 0 से ही होगा। तो दैट इज अगेन ए फ्लैग कैरी। पैरिटी, पैरिटी अगर हम नंबर ऑफ वंस चेक कर रहे हैं कि इवन नंबर ऑफ वंस हैं, ऑड नंबर हैं। ऑक्सिलरी कैरी होती है एक। साइन बिट, अगर वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दैट इज अगेन इंडिकेटेड बाय ए फ्लैग, बाय 1 और 0। पॉजिटिव है तो 1 और नेगेटिव है तो 0। तो ये जो सारे फ्लैग्स हैं, दैट विल बी स्टोर्ड इनसाइड द फ्लैग रजिस्टर। और इसका एक बेसिक डायग्राम यहाँ जो है फ्लैग रजिस्टर के रिगार्डिंग, यू कैन सी इट। तो दिस इज द एएलयू, और एएलयू से हमारा कनेक्टेड होता है स्टेटस रजिस्टर, दैट मींस यूज्ड टू होल्ड द फ्लैग वैल्यू। यह हमारा ये कंट्रोल यूनिट का पार्ट है जो कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल जनरेट करेगा। दिस इज पीसी, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। तो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर से डिसाइड होगा, प्रोग्राम काउंटर ऑलवेज होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो वी आर कमिंग टू दिस पॉइंट। एक्चुअली ये जो है कंट्रोल एंड टाइमिंग और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, लेट अस फर्स्ट डिस्क्राइब देम इन मोर डिटेल्स। तो स्टेटस रजिस्टर की हम जो बात कर रहे थे उसको यहाँ समझने की कोशिश करो कि एएलयू ने जो फ्लैग जनरेट किया, दैट विल बी स्टोर्ड इनसाइड द स्टेटस और फ्लैग रजिस्टर। तो ये 8 बिट रजिस्टर होता है स्टेटस और फ्लैग रजिस्टर, जिसमें 8 बिट होती हैं और 8 बिट का अपना अलग अलग मतलब होता है। अगर बिट 1 है, 8 बिट 1 और 0 किसी भी ऑर्डर में हो सकती है। तो पहली बिट का मतलब कैरी, फिर दूसरी का पैरिटी, फिर साइन, फिर 0 नॉन 0, इस तरह 8 बिट का मतलब होता है फ्लैग रजिस्टर में। तो ये जो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड है, दिस इज ए रजिस्टर used to hold the information regarding the flags. You can read out this slide. मैंने वैसे explain कर दिया है। तो जो कॉमन स्टेटस फ्लैग्स हैं वो मैंने नेक्स्ट टेबल में डिक्टेट किए हुए हैं, यू कैन सी इट। ये फ्लैग नेम है और उसका पर्पज क्या है। साइन, फ्लैग इंडिकेट करेगा कि वेदर अवर रिजल्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर एक जो सिंगल बिट है वो 1 और 0 के डिपेंडेंट, दो ही हमारे पास डिसीजन है। इसी तरह 0 हमारा फ्लैग अगर है तो वो इंडिकेट करेगा एक बिट से कि वेदर रिजल्ट इज 0 और नॉन 0। इसी तरह कैरी है या बोरो है, कैरी और बोरो में अंतर क्या है, कैरी आती है जब हम ऐड करते हैं और बोरो बिट यूज होती है व्हेन वी सबट्रैक्ट।
तो अगर सब्ट्रैक्टर की तरह यूज हो रहा है तो बोरो यूज होगा, कैरी एडर की तरह यूज हो रहा है अगर तो कैरी यूज होगा। तो दिस इज अगेन इंडिकेटेड बाय कि कैरी है या नहीं है, बोरो है या नहीं है। फिर पैरिटी है। तो पैरिटी इंडिकेट्स वेदर द रिजल्ट कंटेन्स ऑड और इवन नंबर ऑफ वंस। वंस है इक्वल। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये बिट इंडिकेट करती है कि वेदर कंपैरिजन इज ट्रू और फॉल्स। फिर ओवरफ्लो है, अरिथमेटिक ओवरफ्लो। नेक्स्ट बिट इज फॉर इंटरप्ट इनेबल डिसेबल। एक इंटरप्ट सिग्नल होता है सीपीयू में, और इंटरप्ट्स के बारे में जो ब्रीफ आइडिया मैंने बताया था कि इंटरप्ट सेज कि सीपीयू के पास एक पिन होता है जिसमें अगर सीपीयू के पास कोई रिक्वेस्ट आती है तो सीपीयू उस रिक्वेस्ट को इग्नोर कर सकता है या हैंडल कर सकता है। जस्ट लाइक कि जैसे मैं क्लास ले रहा हूं, अगर मेरे पास कोई इंटरप्ट आई इन द फॉर्म ऑफ कॉल, मोबाइल कॉल, तो ये मुझे डिसीजन लेना है कि मैं उसको इग्नोर करूं या एक्सेप्ट करूं। अगर कहीं हाई लेवल कॉल होगी तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज आई विल रिजेक्ट दैट कॉल। तो दिस इज जस्ट ए काइंड ऑफ इंटरप्ट मेट बाय द सीपीयू कि डिफरेंट रिक्वेस्ट आती रहती है सीपीयू के पास। तो डिफरेंट जितनी रिक्वेस्ट हैं उन सभी का ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक टेबल होती है कि अगर प्रोग्राम ओएस ये काम कर रहा है, सीपीयू ये काम कर रहा है, तो मतलब इंटरप्ट्स विल बी हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम तो कंप्लीट हार्डवेयर को हैंडल करता है, लेकिन हार्डवेयर मैनेजमेंट जब ओएस उसको सिग्नल भेजेगा सीपीयू को इंटरप्ट्स के रिगार्डिंग, तो सीपीयू विल एक्सेप्ट और रिजेक्ट। दैट मींस ओएस विल डिसाइड कि इसको हैंडल करना है सीपीयू को या नहीं करना है। तो इंटरप्ट इनेबल और डिसेबल के लिए हमारे पास एक फ्लैग होता है जो कि इंटरप्ट इनेबल डिसेबल को अपडेट करता है। तो टाइम इज अबाउट टू डाई, और कुछ एक सेकंड बचे हैं 40 मिनट में। तो इफ यू वांट टू आस्क समथिंग यू कैन जस्ट आस्क, otherwise I am planning to take next lecture at 6 p.m. today. 6 बजे नेक्स्ट लेक्चर होगा मोस्ट प्रॉब्ली। मैं 5 बजे तक या 4:30 पौने 5 तक इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अगर